Good morning, students. We were doing question answers of chapter number 3, and in the previous session, we have done till question number 9. So, today we'll begin from question number 10. So, let us just begin with it. So, question number 10 is give examples to show that plastics are non corrosive in nature. Students, non corrosive का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें जो किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट ना करें, तो दे आर सेड टू बी नॉन करोसिव। अभी हमने वो एग्जांपल्स देनी है जिससे ये पता लगे कि जो प्लास्टिक के मटेरियल्स होते हैं वो नॉन करोसिव होते हैं, वो बाकी चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू शो नाउ। सो प्लास्टिक्स आर नॉन करोसिव बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। अब स्टूडेंट्स, जो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं हमारे घरों में कौन कौन से होते हैं? जैसे कि जो हमारे टॉयलेट क्लीनर्स वगैरह हैं वो काफ़ी करोसिव नेचर के होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं। लेकिन हमें पता है कि ऐसे मटेरियल जो कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं उनको भी हम प्लास्टिक के कंटेनर्स के अंदर बड़े आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। तो उससे हमें क्या पता लगता है कि जो प्लास्टिक है वो नॉन करोसिव है, वो रिएक्ट नहीं करती है। बाथरूम क्लीनर्स के अलावा हम जो विनेगर है, सिरका है, वो भी एक एसिड है, उसको भी हम प्लास्टिक की बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं। पिकल्स जो हैं उनको भी बड़ी आसानी से हम प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं और सेफली स्टोर करके रखते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता लगता है कि जो प्लास्टिक है दैट इज़ नॉन कोरोसिव इन नेचर, क्योंकि ये सारी चीज़ों को हम प्लास्टिक बॉटल्स में सेफली स्टोर कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। So next question number 11 is, should the handle and bristles of the toothbrush be made of the same material? Explain your answer. अब students, यहाँ पे दो चीज़ों की बात की गई है. One is a handle, other is bristle. स्टूडेंट्स, हैंडल ऑफ द टूथब्रश आप सबको पता है, जहाँ से आप टूथब्रश को पकड़ते हो, और ब्रिसल्स होते हैं जिसके ऊपर जो हेयर होते हैं, दोज आर कॉल्ड दी ब्रिसल्स। अब क्वेश्चन ये है कि क्या टूथब्रश का जो हैंडल है और ब्रिसल्स है, क्या वो दोनों सेम ही मटेरियल से बनने चाहिए? स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है कि हम जब भी किसी मटेरियल की चॉइस करते हैं कोई ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को हमने किस काम के लिए यूज़ करना है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस मटेरियल के अंदर जो जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, उस मटेरियल के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब जब हम प्लास्टिक के ब्रश की बात करते हैं, एक टूथब्रश की बात करते हैं, तो उसका हैंडल हमें कैसा चाहिए? इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। वो जल्दी टूटना नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और अगर हम ब्रिसल्स की बात करें, वो हमें बहुत टफ़ या स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे हमने अपने जो टीथ हैं उनको रब करना है, हमारे गम्स को रब करना है थोड़ा बहुत। तो वहाँ पे हम नहीं चाहते कि वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग या हार्ड हो, वहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि वो सॉफ्ट हो और फ्लेक्सिबल हो। तो इसलिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ों का पर्पस अलग-अलग है, इसलिए हमें इन्हें बनाने के लिए जो मटेरियल चूज़ करने चाहिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी अलग-अलग होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाई इट इज़ नॉट एडवाइज्ड दैट बोथ ऑफ दीज़ मटेरियल्स शुड बी सेम। So let us see what is the answer. So handle of toothbrush is required to be strong, whereas bristles should be flexible and soft, and therefore both of these should not be made from the same material. अब क्योंकि उनकी requirement अलग अलग है, तो जो material होगा वो भी अलग अलग होगा. So that is the answer. Okay, now come to next question. Question number 12 is, avoid plastics as far as possible. Comment on this advice. अब स्टूडेंट्स, ये चीज़ हम रेगुलरली सुनते हैं टीवी पे, न्यूज़पेपर्स पे, मैगजीन्स पे, बुक्स में, अदरवाइज डिस्कशंस या डिबेट्स में भी हम ये चीज़ सुनते हैं कि वी हैव टू सेव आवर प्लैनेट फ्रॉम प्लास्टिक। तो इस तरह से क्यों कहा जाता है? व्हाई शुड वी सेव आवर सेल्स फ्रॉम प्लास्टिक? प्लास्टिक से हमें क्या नुकसान है? दैट इज़ व्हाट वी हैव टू गिव इन दिस क्वेश्चंस आंसर। तो क्या नुकसान है वो सारे हम यहाँ पे एक एक करके बताएंगे। सो वी मस्ट अवॉइड प्लास्टिक बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। सो जो फर्स्ट रीज़न है, प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। स्टूडेंट्स, हमने ये दोनों तरह के वेस्ट के बारे में पढ़ा था, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट है जो कितने 100 सालों तक भी हम रखी रखें तब भी वो वहाँ से हमारे एनवायरनमेंट से क्लीन नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरह का जो मटेरियल है वो क्या होगा? वो पाइल अप होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा,
और क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की और इतने लार्ज क्वांटिटीज़ में हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं और उसको वेस्ट करते हैं, बाद में वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उससे, तो उससे क्या होगा कि हमारी बहुत सारी जगह जो है वो इस वेस्ट के डिस्पोज़ल में लग जाएगी, क्योंकि ये वेस्ट जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये ख़त्म नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। सेकेंड इज़ प्लास्टिक कॉजेज़ पोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, प्लास्टिक हर तरह का पोल्यूशन क्रिएट करता है। अगर हम इसे ज़मीन के नीचे दबा देते हैं तो ये सॉइल पोल्यूशन क्रिएट कर देता है। अगर हम इसे जलाते हैं तो ये एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। अगर हम इसे वाटर बॉडीज़ के अंदर डंप करते हैं तो ये वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। बाय ऑल मीन्स इट इज़ अ वेरी बिग सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वी मस्ट अवॉइड प्लास्टिक। Next one is plastic bags thrown in garbage may be swallowed by stray animals and choke them to death. अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम लोग इर्रेस्पॉन्सिबली जो गार्बेज है उसको यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, और कई बार वो जो गार्बेज है वो हमने प्लास्टिक के लिफाफों के अंदर डाला होता है और उनके अंदर कई बार कोई ना कोई खाने की चीज़ होती है, और जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, जो आवारा पशु बाहर घूम रहे होते हैं, जो खाना ढूंढ रहे होते हैं, वो आके उस गार्बेज में से खाना ढूंढते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट द हार्म्स ऑफ द प्लास्टिक। हमें तो पता है कि हमें प्लास्टिक के बैग्स को नहीं खाना है, लेकिन वो जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनको ये चीज़ नहीं पता है, तो वो क्या करते हैं, वो खाना ढूंढते ढूंढते वो प्लास्टिक बैग्स को भी निगल जाते हैं। अब वो प्लास्टिक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे डाइजेस्ट किया जा सके, तो उससे क्या होता है, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम चोक हो जाता है, उनकी सांस आनी बंद हो जाती है, और एज अ रिजल्ट दे में इवन डाई। तो ये भी नुकसान होता है प्लास्टिक में कचरा फेंकने से। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स जिससे हमें ये पता लगता है कि जहाँ तक पॉसिबल हो हमें प्लास्टिक के यूज़ को अवॉइड करना चाहिए। Okay, now the next one is match the terms of column 1 correctly with the phrases given in column B. So let us see this thing. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉलम ए एंड बी में कुछ एक टर्म्स एंड फ्रेजेस हमें दिए हुए हैं एंड वी हैव टू मैच देम करेक्टली. सो सी, फर्स्ट वन इज पॉलिस्टर, देन इज टेफ्लॉन, रेयॉन एंड नायलॉन, और बी साइड में हमारे पास दिया है प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प. अब स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है, वुड पल्प से एक ही सिंथेटिक फाइबर बनता था एंड दैट वाज रेयॉन. तो अगर हमें इनको कनेक्ट करना है तो थर्ड ऑन कॉलम ए विल बी कनेक्टेड विद ए ऑन कॉलम बी. So that is the first one. Second is used for making parachutes and stockings. अब students, stockings and parachutes के लिए we have learned this thing very clearly कि क्योंकि इसके लिए बहुत ही strong fiber हमें चाहिए होता है and that strength was found in nylon. So nylon will be connected with B. Okay, then third comes यूज्ड टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर. अब स्टूडेंट्स, नॉन स्टिक कुकवेयर, सबसे पहले कुकवेयर है तो वो हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए, हीट से मेल्ट नहीं होना चाहिए, बर्न नहीं होना चाहिए. और ऐसी प्रॉपर्टीज़ हमने किस में देखी थी, दीज प्रॉपर्टीज़ वर फाउंड इन दी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में से कुछ एक एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी, दोज वर बेकेलाइट, मेलामाइन और टेफ्लॉन. तो टेफ्लॉन वाज द वन जिसको हम यूज़ करते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर में, क्योंकि वो वाटर के साथ और ऑयल के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है, उसके साथ टच नहीं होता है. तो एज अ रिजल्ट जो भी चीज़ हम कुक करते हैं वो बड़ी आसानी से जुड़े बगैर, बर्तन के साथ जुड़े बगैर आसानी से कुक हो जाती है. सो सी विल बी कनेक्टेड विद टेफ्लॉन. एंड देन लास्ट वन इज फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल ईजिली. अब एक ही बचा है, ऑब्वियसली इट इज़ पॉलिस्टर. तो पॉलिस्टर्स वी नो दैट ये जो है वो ईजिली रिंकल नहीं होता है, इसमें सिलवटें जो हैं वो नहीं पड़ती हैं. So polyester will be connected with D. ठीक है students, so this is your question number 13. So let's now move on to the next question. Next is manufacturing synthetic fiber is actually helping conservation of forest. Comment. देखिए students, ये question एक बहुत ही deep meaning का question है. यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स की मैन्युफैक्चरिंग से असल में हम अपने फॉरेस्ट्स को बचाने का काम कर रहे हैं. इस चीज़ के ऊपर आपने कमेंट करना है. स्टूडेंट्स, देखिए, हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं, और हमें उन दोनों के बीच में से एक बैलेंस को चूज़ करना होता है. अब देखिए कि अगर हम कहें कि सिंथेटिक फाइबर्स अच्छे नहीं हैं, ये केमिकल्स हैं, इससे हमारी स्किन को नुकसान होता है एंड ऑल दैट, और इससे इनकी डिस्पोजल जो है वो मुश्किल है, तो उससे क्या है, हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान होता है. तो हमें क्या करना चाहिए, सिंथेटिक फाइबर बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए.
अगर हमें सिंथेटिक फाइबर्स नहीं यूज़ करने चाहिए तो फिर हमें नेचुरल फाइबर्स यूज़ करने चाहिए। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं सिर्फ 2 एग्जांपल्स लूँ नेचुरल फाइबर्स की, एक है कॉटन और दूसरा हम ले लेते हैं वूल। तो स्टूडेंट्स, जो कॉटन है वो प्रोड्यूस होता है कॉटन प्लांट से, जिसका हमें एग्रीकल्चर से हमें उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज़मीन चाहिए उसके लिए। अब स्टूडेंट्स, जितनी ज़्यादा ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए हम यूज़ में लाएंगे, यानी कि उतने फॉरेस्ट काट के हमें वो ज़मीन जो है वो स्पेयर करनी पड़ेगी, तभी हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहाँ पे कर पाएंगे। नंबर 2, अगर हम वूल की बात करें तो वूल जो है वो हमें मिलेगा शीप से, और शीप को खिलाने के लिए जो हमें चारा चाहिए होगा उसके लिए फिर हमें एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, और उसके लिए भी हमें ज़मीन चाहिए। और फिर जो एक्स्ट्रा ज़मीन है, हमें अपना फूड प्रोड्यूस करने के लिए तो ज़मीन चाहिए चाहिए, अगर साथ में हमें अपने क्लोथ्स के लिए, फैब्रिक्स के लिए भी बहुत सारी ज़मीन चाहिए, तो अल्टीमेटली वो ज़मीन कहाँ से आएगी, वी विल हैव टू कट आवर फॉरेस्ट। तो ये भी एक पॉइंट है जिसके बारे में भी हमें सोचना है। तो कंक्लूजन ये होगा कि हमें असल में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा बिटवीन द नेचुरल फाइबर्स एंड द सिंथेटिक फाइबर्स, जिससे हमारी एनवायरनमेंट का भी नुकसान ना हो, किसी भी तरह से फॉरेस्ट के कटने से भी नुकसान ना हो, और सिंथेटिक फाइबर्स के डिस्पोजल से भी नुकसान ना हो। तो हमें एक बैलेंस यहाँ पे बनाना पड़ेगा। सो लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल। सो नेचुरल फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ये हमें पता है कि नेचुरल फाइबर्स जो हैं वो एनिमल और प्लांट्स के प्रोडक्ट से बनते हैं। बोथ ऑफ दीज नीड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि दोनों के लिए हमें ज़मीन चाहिए, वी नीड सॉइल, एंड फॉर सॉइल वी नीड कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि हमें वो ज़मीन को खाली करना पड़ेगा फॉरेस्ट को काट के। ऑन द अदर हैंड सिंथेटिक फाइबर्स डोंट नीड इट एंड दे एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स की प्रोडक्शन के लिए हमें एग्रीकल्चर की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ वाई सम हाउ दे आर गिविंग बेनिफिट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ऑल राइट, ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. Next question, that is, describe an activity to show thermoplastic is poor conductor of electricity. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी शो करनी है जिससे हम प्रूव कर पाएँ कि जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं वो पुअर कंडक्टर हैं। स्टूडेंट्स, लोअर क्लासेस में आप लोगों ने एक करंट डिटेक्टर सर्किट के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पे हम सिर्फ एक सेल लगाते थे और एक छोटा सा बल्ब लगा देते थे, और एक साथ में ओपनिंग छोड़ते थे। उस ओपनिंग में जब हम कोई चीज़ रखते हैं, अगर बल्ब ग्लो करता है तो इसका मतलब वो मटेरियल जो है वो कंडक्टर है, और अगर वो बल्ब ग्लो नहीं करता है इसका मतलब क्या है कि वो जो मटेरियल हमने वहाँ लगाया है वो एक बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर है। तो वो टेस्टर सर्किट ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये चेक करने के लिए कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो गुड कंडक्टर है कि पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सो लेट अस जस्ट बिगिन। तो स्टूडेंट्स, हमने ये सर्किट जो टेस्टर सर्किट है वो यूज़ किया है। इस टेस्टर सर्किट में ये जो हमने लगाया है यहाँ पे, दिस इज़ अ ड्राई सेल, जो नॉर्मल सेल हम यूज़ करते हैं। दिस वन इज़ बल्ब। अब यहाँ पे ये दो हमने ओपन एंड्स छोड़े हैं, इन एंड्स का हम नाम रख लेते हैं ए एंड बी। ये ए एंड बी एंड्स के बीच में हम कोई भी मटेरियल लगा सकते हैं। अब उन्होंने थर्मोप्लास्टिक को चेक करने के लिए बोला है, तो हम थर्मोप्लास्टिक की बनी हुई कोई चीज़, सबसे सिंपल चीज़ जो आपको अवेलेबल होगी, जो हम बॉल पॉइंट पेन यूज़ करते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है, एंड दैट इज़ थर्मोप्लास्टिक। तो ऐसा कोई मटेरियल हम इस सर्किट के अंदर लगा के चेक कर सकते हैं। अगर तो बल्ब ग्लो कर गया, इसका मतलब द सर्किट इज़ द मटेरियल इज़ कंडक्टर, और अगर ये ग्लो नहीं किया इसका मतलब द मटेरियल इज़ अ पुअर कंडक्टर। सो लेट अस बिगिन। तो हमने यहाँ पे ए और बी पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे अभी एक थर्मोप्लास्टिक को लगा दिया। पहले यहाँ पे ओपन एंड था, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक थर्मोप्लास्टिक को अटैच कर दिया है ए और बी एंड्स के बीच में। सो लेट अस सी। So we will connect the circuit as shown. So when we insert a thermoplastic like an outer cover of a plastic pen between ends A and B, the bulb does not glow. अब स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पे प्लास्टिक को कनेक्ट करके देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है। इसका मतलब कि हमारा जो टेस्टर सर्किट है वो क्या दिखा रहा है, द करंट इज़ नॉट अलाउड टू फ्लो। इसका मतलब कि जो हमने ए और बी एंड्स के बीच में मटेरियल को कनेक्ट किया था
वो मटेरियल एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो करंट को अलाउ नहीं कर रहा है। दिस क्लियरली shows that thermoplastics do not conduct electricity. So with this, students, chapter number 3's exercise questions are complete. You can all write them on your fair notebooks. Thank you very much.